नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आज की इस क्लास में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को एक बहुत बेसिक समस्या आती है ये समझने में कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है, और क्वेश्चन को देखते ही वो इस बात को कैसे समझें कि यहाँ पर परम्यूटेशन का कंसेप्ट लगेगा अथवा कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट लगेगा। जब हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के अंतर को समझेंगे तो हम अरेंजमेंट्स और सिलेक्शन के अंतर को भी समझेंगे। तो आज के इस मॉक टेस्ट में, जो हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए चौथा मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट का सब्जेक्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, इस मॉक टेस्ट में आज हम करेंगे 21 क्वेश्चंस, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस वो भी लेंगे जो CSAT के गत वर्षों के पेपर्स में आए हैं। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके पश्चात क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच के मेन अंतर को समझते हैं। करा कैसे जाता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले अंतर समझते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और जब आप अरेंजमेंट करते हैं तो एक ऑर्डर होता है, किसी ऑर्डर के अंदर होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हम दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए बी, करेक्ट। अब हमें इसके अरेंजमेंट्स बनाने हैं कि इसके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ए बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं और इस तरह से लिख सकता हूं। ध्यान रखिए, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहां ए की पोजीशन पहली है, यहां पर बी की पोजीशन पहली है। इसको आप समझिए कि 2 डायमेंशनल कार्टेशियन ज्योमेट्री पर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। एंड ऑफ कोर्स जो पॉइंट जो बी ए है, जो पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर 2 डायमेंशन कार्टेशियन ज्योमेट्री में जो पॉइंट ए बी है, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू पॉइंट बी ए, करेक्ट। तो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहां जो आपने अरेंजमेंट्स बनाए हैं दो ऑब्जेक्ट्स के साथ, दोनों ऑब्जेक्ट्स को साथ लेकर परम्यूटेशन बनाने हैं, तो हमारे सामने दो परम्यूटेशन आए। अगर मैं बात करूं यहां पर कॉम्बिनेशन की, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेरे पास एक क्रिकेट टीम है 11 लोगों की, और मुझे उसमें से 2 बैट्समैन का सिलेक्शन करना है, 2 बैट्समैन उठाने हैं। उन बैट्समैन में एक बैट्समैन का नाम है ए और दूसरे बैट्समैन का नाम है बी, और मुझे 2 बैट्समैन उठाने हैं। बैट्समैन और भी हैं CDEF। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ए को पहले रखूं या बी को पहले रखूं। वेरी सिंपल, जब तक अन्यथा कोई कारण ना हो इस तरह का बताने का। अदरवाइज जब मैं सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूं तो मेरे सामने ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे सारे मामले जहां पर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, जैसे हम अगर क्रिकेट टीम की बात करें तो हमारे सामने 11 लोग हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो एक गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हमको कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं। जैसे हमारे सामने 11 की टीम है, हमें उसमें से 2 उठाने हैं। तो ये जो सिलेक्शन है, चूंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दिस इज कॉम्बिनेशन, सिंपल। और जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है परम्यूटेशन। अब मैं आपको एक उदाहरण और लेता हूं। अब इस बार हम 3 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और 3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 का ही सिलेक्शन या परम्यूटेशन बनाने हैं। मतलब वी हैव टू टेक 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3। क्लियर? तो जब हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स या तो इस तरह से लेंगे हम, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से। इसके अलावा कोई नहीं। यह ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सामने 6 परम्यूटेशंस बने या 6 अरेंजमेंट्स बने, करेक्ट। इनकी संख्या 6 है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमारे लिए ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, ये सब सेम है। तो हमारे सामने एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम 3 ऑब्जेक्ट्स हमको दिए गए हैं ए बी सी, उनमें से हमको 3 उठाने हैं,
तो परमुटेशंस 6 बनेंगे लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही बनेगा, एंड देन कॉम्बिनेशन शैल बी एबीसी। उसका आप एबीसी कहें, बीसीए कहें, सीएबी कहें, सीबीए कहें, कुछ भी कहें, दैट शैल बी ए सिंगल कॉम्बिनेशन। आप ये मान के चलिए इसको दूसरी तरह से कि आपके सामने 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ी में से आपने 3 खिलाड़ी उठाने हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन सा नाम पहले ले रहे हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट, सिंपल। अब इसमें एक वेरिएंट और देखते हैं। अगला वेरिएंट हमारे पास ये है कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं। वी हैव टू पिक अप 2 ऑब्जेक्ट्स, सिंपल। अब अगर हम परमुटेशन की बात करें तो 12 परमुटेशन हमारे पास बनते हैं जो आपके सामने ये दिए गए हैं। ओके, देखिए ए बी भी है और बी ए भी है, करेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग परमुटेशंस माने जाएंगे। तो हमारे सामने 12 परमुटेशंस बने इस तरह से, क्योंकि ए बी अलग है, बी ए अलग है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ए बी शैल बी इक्वल टू बी ए, करेक्ट। तो हमारे सामने ये एक ही कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर हम 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को पिक कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वो 6 होंगे, सिंपल। ये वाली जो बात लिखी गई है कि हमने इस संख्या को यानी कि 12 को हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया है तो हमको 6 मिलेगा द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये क्यों हुआ है इसको मैं आपको इसी क्लास में थोड़ी देर में बताता हूं जब मैं आपको फैक्टोरियल पढ़ा दूंगा। फैक्टोरियल 2 इज ऑफ कोर्स 2 into 1, इट इज इक्वल टू 2, करेक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अर्थ होता है अगर आपको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया गया है n, देन फैक्टोरियल n, इसको ऐसे भी बना लेते हैं जैसे भी आप लिखना चाहें। सो इट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहां तक, 3, 2, 1, यानी उस नंबर तक जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, 1 से शुरू होके उस नंबर तक आने वाले सारे इंटीजर्स की गुणा। रिमेंबर, इस जगह हम जब इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यानी कि इसकी, सो हेयर n इज नॉट इक्वल टू 0। रिमेंबर, व्हेन n इज इक्वल टू 0 इट्स फैक्टोरियल वैल्यू इज ऑलवेज टेकन टू बी 1। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूं सो इट इज ऑफ कोर्स 1। फैक्टोरियल 2 की बात करूं सो इट इज 2 into 1, दैट इज 2। फैक्टोरियल 3 की बात करूं सो इट इज 3 into 2 into 1, इट इज 6। फैक्टोरियल 4 की बात करूं सो इट इज फैक्टोरियल 3 गुणा 4। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैक्टोरियल 3 इज 3 into 2 into 1। जब हम फैक्टोरियल 4 निकालेंगे तो 4 से और गुणा होगा, ऑफ कोर्स इस तरह से होगा ना, बट दिस इज फैक्टोरियल 3। इसलिए अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें सो ऑफ कोर्स इट इज 5 गुणा फैक्टोरियल 4, इसलिए कि इट इज 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सिंपल। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो इट इज 6 इंटू फैक्टोरियल 5, मीन्स 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 6 पंजे 30, 120, 360, 720। तो इन जनरल फैक्टोरियल n इट इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। रिपीट कर रहा हूं, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इट इज फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, सिंपल। आई होप यू गॉट इट। पूरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे इस पूरे चैप्टर में, हमेशा हर क्वेश्चन में फैक्टोरियल का इस्तेमाल होगा ऑलमोस्ट। तो फैक्टोरियल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रेफरेंस में, तो उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। लेकिन पहले मैं इस पॉइंट पर आता हूं यहां पर कि जब हमने 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स उठाए तो परमुटेशंस बने 12 और
कॉम्बिनेशंस बने, ये जो बताने जा रहा हूं इसका इस्तेमाल होगा आगे। कॉम्बिनेशंस बने 12 बटे फैक्टोरियल 2 यानी 12 बटे 2 यानी 6। सिंपल। उसका कारण यह है कि जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ए बी इट इज इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू सी ए डी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू सी बी एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अर्थात हम चार में से कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं तो वो फैक्टोरियल दो प्रकार से लिखा जा रहा है, या तो ए बी लिखा जा रहा है या बी ए लिखा जा रहा है, या ए सी लिखा जा रहा है या सी ए लिखा जा रहा है। अब आपका पॉइंट ये हो सकता है कि मैं इसको फैक्टोरियल दो क्यों बोल रहा हूं, मैं इसको सीधे दो क्यों नहीं बोल दे रहा। इस पर मैं बाद में आता हूं, इस पॉइंट पर। तो जब ये दो बार लिखा जा रहा है फैक्टोरियल दो इज इक्वल टू दो, तो हमें इसको यानी कि ये जो 12 वैल्यू आई है परमुटेशंस की, इसको हमें फैक्टोरियल दो से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए, बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए एंड ए सी इक्वल टू सी एंड सो ऑन सो ऑन। आई होप यू गॉट इट। यानी मैं आपको यहां पर यह बोलना चाह रहा हूं ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर मैं चार में से तीन तीन ऑब्जेक्ट्स उठाता तो नंबर ऑफ परमुटेशंस बनते फैक्टोरियल 4 कैसे बनते हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि ये बनते आपके 4 तिया 12 दूनी 24। अगर मैं चार आपके पास ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी डी, इस ए बी सी डी, इसमें से मैं तीन तीन उठाता तो आपको 24 परमुटेशंस बनते। अब परमुटेशंस कितने, कॉम्बिनेशंस कितने बनते, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर ए बी सी डी में से मैं ए बी सी ये तीन उठा रहा हूं तो ऑफ कोर्स ए बी सी इट इज इक्वल टू ए सी बी, इट इज इक्वल टू बी सी ए, इट इज इक्वल टू बी ए सी, इट इज इक्वल टू सी ए बी, इट इज इक्वल टू सी बी ए। मतलब ये फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, मींस 6। तो मैं यहां पर इस 24 को फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करूंगा कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। सो इट इज 24 अपॉन 6, अर्थात 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। सिंपल। तो ये जो मैंने आपको अभी ये तरीका बताया है, स्पेसिफिक तरीका, 4 गिवन ऑब्जेक्ट्स में से पहले 2 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए इस उदाहरण में और बाद में हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए, तब नंबर ऑफ परमुटेशंस जो हमने बनाए उसमें हमने किस फैक्टोरियल से डिवाइड करके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला जब हम कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे तब बताएंगे आपको। ओके, इसी क्लास में। अब इसके पश्चात मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मॉक टेस्ट वाले, और बीच में मैं आपको जहां जहां आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कुछ एडिशनल चीजें समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद अवर मॉक ड्रिल। अब ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सरल सवाल है पहला वाला। एक्चुअली ये खास तौर पे जो पहला सवाल मैंने लिया है ये उन बच्चों के लिए है जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या जो बहुत ही अभी बेसिक सीख रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की। जिनकी मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड है ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन अपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में कर चुके हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, खासतौर पर वो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, कि हमारे सामने 4 लेटर्स हैं ROSE। अब इससे कितनी तरह के 4 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं, और हमको 4 ही लेटर दिए गए हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास ये 4 पोजीशन है 4 लेटर वर्ड बनाने के लिए, तो पहली पोजीशन ऑफ कोर्स 4 प्रकार से भरी जा सकती है, इन 4 में से कोई भी एक लेटर उठाकर। सिंपल। अब ये पहली पोजीशन 4 प्रकार में से भरी जा सकती है। अब जो बाकी जो 3 बचे, ये दूसरी पोजीशन 3 प्रकार से भरी जा सकती है। तीसरी पोजीशन बाकी बचे हुए 2 लेटर से भरी जा सकती है, 2 में से किसी भी एक से। और आखिरी पोजीशन जो बाकी एक लेटर बचा उससे भरी जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो 4 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं उनकी संख्या हुई 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। अब यहां पर एक चीज और समझानी है, खासतौर पर उन बच्चों को जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, और वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ
काउंटिंग। तो इसमें दो तरह की थ्योरम्स आती हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यदि हमारे पास दो इवेंट्स हैं, तो दो इवेंट्स हैं हमारे पास, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं अभी दो इवेंट लेकर आपको मैं समझा रहा हूं। तो इवेंट्स या तो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं या डिपेंडेंट हो सकती हैं। तो दो इवेंट्स अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट वो इवेंट्स होती हैं, वो दो या दो से ज्यादा इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाती हैं, जिसमें एक की अकरेंस दूसरी या तीसरी इवेंट के अकरेंस को बाधित या प्रभावित नहीं करती है। इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी के पास 3 शर्ट्स हैं, 4 पैंट्स हैं। अब वो कौन से रंग की शर्ट पहनता है या कौन से रंग की पैंट पहनता है, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं? अब आप यहां देखिए, ये पहली पोजीशन 4 प्रकार से भरी जा सकती है 4 लेटर वर्ड्स में, दूसरी पोजीशन 3 प्रकार से भरी जा सकती है। तो ये वाली जो इवेंट है कि पहली पोजीशन आप 4 प्रकार से भर रहे हैं, ये इवेंट नंबर 1 बोल देता हूं मैं इसको। और ये दूसरी पोजीशन जिसको हम बाकी बचे हुए 3 लेटर से भर सकते हैं, इसको मैं इवेंट नंबर 2 बोल देता हूं। तो यहां पर इवेंट नंबर 2 जो है वो डिपेंड कर रही है इवेंट नंबर 1 पर। किसने डिपेंड कर रही है कि इवेंट नंबर 2 में आने वाला लेटर डिपेंड करेगा इवेंट नंबर 1 में आने वाले लेटर पे। अगर इवेंट 1 पे आर आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली इवेंट 2 में आर नहीं आएगा। ओके, यू गॉट इट। फिर से समझ लें, दूसरी घटना डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये पोजीशन तो भरी जा चुकी, ये वाली। अब यहां पर बाकी बचे हुए 3 लेटर्स में से किसी एक को उठाना है। तो ऐसी दो इवेंट्स, अभी हम 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ऐसी 2 इवेंट जिसमें किसी एक की अकरेंस किसी दूसरे की अकरेंस को प्रभावित करती हो, ऐसी इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। और उनके क्यूमुलेटिवली एग्जिस्ट करने या अकर करने की जो संख्या है, बाद में इसी को हम प्रोबेबिलिटी में अप्लाई करेंगे इसी चीज को। रिपीटिंग, क्यूमुलेटिवली उनके अकर करने की या उनके एग्जिस्ट करने की संख्या उनके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होने की संख्या को गुणा करके प्राप्त की जाती है। अर्थात पहली संख्या 4 प्रकार से एग्जिस्ट कर सकती, पहली घटना 4 प्रकार से परिणाम दे सकती है आपको, ROSE, और दूसरी इवेंट आपको 3 प्रकार से परिणाम दे सकती है। तो ये दोनों घटनाओं को अगर हम क्लब कर दें तो कुल मिला के 12 प्रकार से आपको परिणाम दे सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहां पर है 4 इवेंट्स, क्योंकि हमारे पास पोजीशन है 4, तो क्यूमुलेटिव असर इन चारों का होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अर्थात 24। और ये वाला प्रिंसिपल जो है, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला जो प्रिंसिपल है, ये लगभग सभी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। ओके, तो अब मैं इसको बहुत क्विकली ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि ये प्रिंसिपल आने वाले सभी क्वेश्चन में लगेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ वन इवेंट कैन हैपन इन m वेज, कोई भी एक घटना जो m तरीके से हो सकती है, एंड अनदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट कैन हैपन इन n वेज। सिंपल, यानी पहली घटना m वेज में हुई और दूसरी घटना चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है n वेज में हुई, देन बोथ इवेंट्स टुगेदर कैन हैपन इन m into n नंबर ऑफ वेज। सिंपल, तो हमारा आंसर यहां पर आ गया 24। हम इसको स्ट्रेट अवे फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते थे। हमारे पास 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर्स में से चारों को ही उठाना है, मतलब 4 लेटर से ही हमको डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 4, अर्थात 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, दैट इज 24। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बेसिक ही है, वो खास तौर पे उन बच्चों के लिए हैं जिनकी मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 स्टूडेंट्स बी सीटेड ऑन 15 चेयर्स इन ए रो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास 15 चेयर्स हैं, 3 4 सो ऑन 14 15, ठीक है। और स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। मतलब आपको 15 में से 10 ऑर्डरली, मतलब एक ऑर्डर के साथ स्टूडेंट्स को उठाना है। ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूं कि इस चेयर का ऑर्डर और इस चेयर का ऑर्डर डिफरेंट है। ये पहली चेयर है, ये दूसरी चेयर है, इसीलिए इन सब चेयर्स का, चूंकि ये एक रो में रखी हुई है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर ये सर्कुलर होती हैं, मतलब अगर एक सर्किल में रखी गई होती
तब हम इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं, जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये 15 चेयर्स एक रो में रखी गई हैं, और एक रो में रखे होने के कारण इनका नंबर फिक्स्ड है या इनका ऑर्डर फिक्स्ड है। तो यहां पर हम लगाएंगे परम्यूटेशन। अब 15 चेयर्स हैं, 10 बच्चों को बिठाना है, अर्थात 15 में से हमको 10 को उठाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके पश्चात में बेसिक्स पर जाऊंगा कि हम परमुटेशन को एक फॉर्मूले के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन समझिए इस चीज को। पहली पोजीशन यानी कि ये वाली पोजीशन 15 प्रकार से भरी जा सकती है, क्योंकि आपके पास 15 स्थान उपलब्ध हैं, ठीक। दूसरी पोजीशन 14 प्रकार से, तीसरी पोजीशन 13 प्रकार से। गुणा इसलिए लगा रहा हूं, जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि इन कुर्सियों पर बच्चों का बैठना अपने आप में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो चौथी चेयर 12 प्रकार से, पांचवी चेयर 11 प्रकार से, छठी चेयर 10 प्रकार से, सातवीं चेयर 9 प्रकार से, आठवीं चेयर 8 प्रकार से, फिर 7 प्रकार से, और फिर 6 प्रकार से। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे हमारे पास 10 हैं। तो हमने 10 की काउंटिंग कर ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब यहां पर एक चीज समझिए आप, जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, कि अगर मैं इसमें गुणा करूं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इतने से ही डिवाइड कर दूं मैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। लेकिन ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर अब आपके पास है फैक्टोरियल 15, करेक्ट। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे है फैक्टोरियल 5। इन अदर वर्ड्स, ऊपर आपके पास है फैक्टोरियल 15 और नीचे है आपके पास फैक्टोरियल 15 माइनस 10। ओके, क्लियर। यानी आपका आंसर हुआ यहां पर फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्योंकि इसको गुणा करना बहुत टीडियस काम है, लंबा काम है, और ऐसा ऑप्शन भी नहीं आने जिसमें आपको इतना कैलकुलेट करना पड़े। सो दिस इज द आंसर। अब मैं इसको इसी जो मैंने आपको समझाया इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं परमुटेशन का फॉर्मूला बनाने के लिए, कि हम परमुटेशन के फॉर्मूले को किस तरह से वर्कआउट करें। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से हमें r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमने 15 में से 10 को पिक किया था। तो बिल्कुल जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहली पोजीशन n प्रकार से भरी जा सकती है, हमने यहां पर 15 ली थी। दूसरी पोजीशन n-1 प्रकार से, तीसरी n-2 प्रकार से, ये तीसरी पोजीशन, यानी कि पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन n-3 प्रकार से भरी जा सकती है। और इसी तरह से चलते हुए rth पोजीशन, क्योंकि हमारे पास r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भरी जा सकती है n-r-1 प्रकार से। मैं भी आपको समझाता हूं क्यों। देखिए यहां पे r बराबर 1 था, तो यहां पे था n-1 यानी n। यहां r बराबर 2 था, तो इस जगह था n-2-1 अर्थात n-1। यहां r बराबर 3 था, तो यहां था n-3-1 अर्थात n-2। यहां r बराबर 4 था, तो यहां था n-4-1 यानी n-3। तो इसी परंपरा पर यहां पर ये rth पोजीशन पर n-r-1 यानी कि n-r+1 प्रकार से भरी जा सकती है, करेक्ट। अर्थात
टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बराबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन कहां तक n माइनस r प्लस 1 तक। करेक्ट। अब इसके आगे जो इसके बाद जो टर्म आएगा वो आएगा n माइनस r, यहां से हम गुणा करेंगे। जैसे अब आप पिछला उदाहरण देखें, 6 के बाद 5 आया था, यानी कि 1 कम हो गया था। हमने 5 4 3 2 1 से गुणा किया था ना, और फिर डिवाइड भी किया था। तो वही हम करेंगे कि इसके बाद जो अगला रिड्यूसिंग टर्म है वो n माइनस आर है, फिर n माइनस आर माइनस 1 है, फिर n माइनस आर माइनस 2 करते करते 3 2 1 तक है, और इतने से ही हम डिवाइड करेंगे। n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, 3 2 1। करेक्ट। तो अब आप देखें जो न्यूमरेटर है वो फैक्टोरियल n है, n से शुरू हुआ और एक एक कम होता जा रहा है, नंबर गुणा होती जा रही है, और नीचे जो है वो फैक्टोरियल n माइनस आर है। सो दिस इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला, मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। कब कब व्हेन r number of objects are arranged out of n number of objects। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, n p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, npr। तो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा, ऊपर भी मैंने यही किया था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, यही किया था मैंने, और फिर मेरे को ये रिजल्ट मिला था। ओके, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, और मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं कि परम्यूटेशन में पोजीशन या ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए p स्टैंड्स फॉर पोजीशन एंड p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। ओके, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पर अभी थोड़ी देर में आते हैं। आपको ये फॉर्मूला मिल गया है परम्यूटेशन का, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सो नाउ लेट अस सी दिस थर्ड क्वेश्चन। In how many different ways can the letters of the word judge, J-U-D-G-E, be arranged such that the vowels always come together? ये आसान सवाल है, just try to understand the concept. वर्ड जज में J-U-D-G-E, इसमें दो वोवेल हैं, U एंड E, और इस तरह से हमें परमुटेशन बनाने हैं कि ये दोनों वोवेल साथ साथ रहें। ओके, यानी समथिंग लाइक दिस, J-U-E-D-G, इट इज वन ऑफ सच परमुटेशंस। करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं कि U और E को एक ब्लॉक समझ सकते हैं, वन ब्लॉक, या कहें कि वन लेटर। तो अगर हमने U और E को कंबाइंड रूप से एक लेटर या एक ब्लॉक समझ लिया, तो ये जो 5 लेटर का जो वर्ड है, इट इज रिड्यूस टू 4 लेटर वर्ड्स, जिसमें एक लेटर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड ऑफ कोर्स ये जो 4 लेटर वर्ड्स हैं, ये कितने परमुटेशन बन सकते हैं? फैक्टोरियल 4। ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया है, 1 में। सो दिस इज 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24। लेकिन ये जो U और E हैं, ये भी अपने आप में फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। कैसे? इट इज आइदर UE और EU। तो फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, तो गुणा कर दीजिए कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो 48 प्रकार से हम इस गिवन वर्ड JUDGE जज को इस तरह से लिख सकते हैं कि वोवेल साथ साथ आए। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ सी दिस फोर्थ क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडिंग बी अरेंज सच दैट द वोवेल्स शुड ऑलवेज कम टुगेदर? सेम, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो इसमें जो वोवेल्स हैं वो हैं E, A और I। तो इन 3 वोवेल्स को हम एक ब्लॉक या 1 लेटर ट्रीट करेंगे। तो ये कितने इसमें लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 में से 3, ये 3 निकल गए, 4 बचे, और इसको हमने एक ब्लॉक मान लिया, तो 4 + 1 = 5 लेटर का वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं? फैक्टोरियल 5। लेकिन ये 3 अपने आप में फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 से हम गुणा कर देंगे, तो फैक्टोरियल 5 होता है 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, और फैक्टोरियल 3 होता है 3 दूनी 6, so 720. So 720 is the answer. So option B is the answer. Okay. I hope the point is very clear. Next question लेते हैं। तो अब ये 5th क्वेश्चन देखते हैं। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word Allahabad using each letter exactly once? अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। In how many, ये वाला पहला है, in how many ways of the words the vowel occupy the even position? कितने वर्ड्स में जो वोवेल हैं अलाहाबाद इस शब्द में वो इवन पोजीशन पे आते हैं। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें इस अलाहाबाद शब्द में जो 2 एल आ रहे हैं ये साथ साथ ना आए, जैसे यहां साथ साथ आ रहे हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। यहां पर आपको कुछ और भी एक नया कंसेप्ट समझने को मिलेगा। अलाहाबाद, AAAHABAD, कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 वर्ड्स में ए 1 2 3 4 बार आ रहा है और एल जो है वो 2 बार आ रहा है। तो जब ए 4 बार आ रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए। अगर ये कहीं पर इस तरह से अपीयर होता है तो ऑब्वियसली ये एक ही परमुटेशन बनेगा, ना कि फैक्टोरियल 4। उसका कारण ये है कि चारों सेम लेटर हैं ए। यू गॉट माय पॉइंट? मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को कि अगर ये लिखा होता ABCD तो ये फैक्टोरियल 4 प्रकार से परमुटेशन बन जाते इसके। लेकिन यहां पर है A मतलब ये एक ही लेटर है जो 4 बार लिखा गया है, इसने यहां पर ये 4 फैक्टोरियल 4 नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही रहेगा या फैक्टोरियल 1 रहेगा, एक ही बात है। इसी तरह से L 2 बार आ रहा है, तो L 2 बार आने के कारण ये एक ही गिना जाएगा जब जब साथ आएगा। यहां पर भी ये बात है, जब जब साथ आएगा, जब जब साथ आएगा ये। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब यहां पर हम वैल्यू 1 क्यों ले रहे हैं, यहां पर वैल्यू हम 1 क्यों ले रहे हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फैक्टोरियल 4 टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होते अगर ये लिखा होता ABCD, है ना, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है AAAA। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमें इसके परमुटेशन में सिर्फ एक ही परमुटेशन उठाना है, जस्ट लाइक द वे वी डिड इन कॉम्बिनेशन। आपने शुरुआत में पढ़ा तो कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे थे कि जितने ऑब्जेक्ट्स थे इस तरह के, उन ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ABCD, ACDB, BCDA इन सबको एक ही मान रहे थे, है ना, अलग नहीं मान रहे थे। ऑर्डर वाज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हम फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर रहे थे। तो एक्सक्लूसिव केस यहां पर लगभग उसी तरह का है, तो इसलिए हम फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। एक चीज और समझ लीजिए आपको और समझाने के लिए कि अगर हमारे पास ये 4 बार A लिखा हुआ है तो पहली पोजीशन एक प्रकार से भरी जा सकती है, एक प्रकार से, आई एम सेइंग 1, क्योंकि सब सेम है। दूसरी पोजीशन भी एक प्रकार से भरी जा सकती है, एक ही प्रकार से, क्योंकि A एक ही है। तीसरी पोजीशन भी एक प्रकार से, चौथी पोजीशन भी एक प्रकार से, और कुल मिलाकर सारी पोजीशन एक ही प्रकार से भरी जा सकती है। तो रिमेंबर कि जब भी इस तरह का कोई केस आएगा, इस तरह का जिसमें लेटर्स का रिपीटिशन होगा, तो हम टोटल परमुटेशन निकालने के लिए इनके टोटल परमुटेशन निकालेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हुआ, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, और इसको डिवाइड करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से। जैसे यहां पर A 4 बार रिपीट हो रहा है तो हम फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, और L 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। सो दैट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन दिस केस। ओके,
आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ठीक, अब इसमें आगे समझते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ वर्ड्स द वोवेल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ये हैं फैक्टोरियल 9, एंड ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 4 से डिवीजन होगा क्योंकि a 4 बार आ रहा है, और फिर फैक्टोरियल 2 से भी डिवीजन होगा l के कारण। सो इट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2। करेक्ट। तो ये हुआ 9 गुणा 4, मैंने 8 को 2 से काटा है, गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। करेक्ट। तो ये हुआ 9 चौक 36 और 7 छंग 42 और 42 गुणा 5 210। सिंपल। तो 36 गुणा 21 निकाल लेते हैं। सो दिस इज 7560। अब क्वेश्चन के पहले पार्ट पर आते हैं कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ द वर्ड द वोवेल ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। तो इवन पोजीशन कैसे बनेगी, ये 9 लेटर्स का वर्ड है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनेगी, ये पहले आप इसको समझ लीजिए कि हमने ये 9 पोजीशन बना ली, 3 4 5 6 7 8 9। तो इवन पोजीशन ये है, ये है, ये है और ये है। अब वोवल कौन कौन से हैं, क्योंकि हाउ मेनी ऑफ द वर्ड द वोवल ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। तो वोवल सिर्फ ए, और इनकी अपीयरेंस 4 बार है। ओके, तो ये इन 4 पोजीशन को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, ओनली इन वन वे। यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, ये भी ए और ये भी ए, कि 4 वोवेल्स हैं तो ये फैक्टोरियल 4 प्रकार से रखे जा सकते हैं, लेकिन चारों ए हैं तो हम इसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करेंगे, तो दिस इज 1। अच्छा, अब बची बाकी 5 पोजीशन। तो बाकी 5 पोजीशन यानी कि रिमेनिंग 5 पोजीशन कितने प्रकार से भरी जा सकती हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। नोट, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया मैंने क्योंकि इसमें l 2 बार आ रहा है, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए 2 बार, चूंकि सेम लेटर है, हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया है। सो इट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। सो 5 चौक 20 दिया 60। तो हमारा आंसर हुआ ये वाला एक गुणा 60 इक्वल टू 60, क्योंकि ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट, ये दो आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो नेट यानी कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकालने के लिए हमको दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना होगा। सो आंसर इज 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले पार्ट का आंसर है इसका 60। करेक्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। इन हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स बोथ एल डू नॉट कम टूगेदर। तो हम क्या करेंगे, हम वो परमुटेशंस निकालेंगे, समझ लीजिए इस तरीके को, वेयर बोथ एल कम टुगेदर। तो जब हम बोथ एल कम टुगेदर की बात करते हैं तो हम इन दोनों एल को ऑफ कोर्स एक ब्लॉक या एक लेटर मानेंगे। करेक्ट। अब ये जो इलाहाबाद जो 9, इसमें 9 लेटर्स हैं, इलाहाबाद में 9 लेटर्स हैं। तो अब जब 2 एल टुगेदर आ रहे हैं और इसको हमने एक लेटर मान लिया है, तो इलाहाबाद ये जो वर्ड था 9 लेटर्स का, ये रिड्यूस हो गया 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। लेकिन डबल एल से हमने एक लेटर माना डबल एल को, तो एक जुड़ गया 8। तो नंबर ऑफ परमुटेशन हुए हमारे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 किस लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास a 4 बार आ रहा है, जो आपने पहले पार्ट में समझा। सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, सो इट इज 56 इंटू 30। सो 3 चंग 18, 3 बजे 15 और 1 16, 1680। अब
ये तो हो गया जिसमें दोनों L एक साथ आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए जिसमें दोनों L साथ नहीं आ रहे। तो हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में से, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हमने कितना निकाला अभी पार्ट 1 में, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ये था हमारा दिस 7560 7560। ओके, सो 7560 में से हम 1680 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डू नॉट कम टुगेदर। सो 16 में से 8 गया 8 और इधर बचा 4, 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 1 गया 5, 5880। ओके, सिंपल। चलिए गुड। इसके बाद लेते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ये 2 लाइन का सवाल है। मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि ये 4 डिजिट का नंबर है और ये भरा जाना है इन 9 डिजिट में से किन्हीं भी 4 डिजिट से। तो पहली वाली पोजीशन जो है वो 9 प्रकार से भरी जा सकती है, मतलब यहां पर 1 से लेके 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। दूसरी वाली पोजीशन ऑफ कोर्स 8 प्रकार से, तीसरी वाली पोजीशन 7 प्रकार से और चौथी वाली पोजीशन बाकी बचे हुए 6 नंबर में से। तो आंसर हुआ आपका 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। अब फिर से मैं यहां पर आपको परमुटेशन वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से गुणा कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। करेक्ट। सो इट इज फैक्टोरियल 9 और नीचे फैक्टोरियल 5 मीन्स इट इज फैक्टोरियल 9 ऊपर और नीचे फैक्टोरियल 9 माइनस 4, 9 ये और 4 ये। ओके, तो अब हम इसको अपने फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है NPR, जहां पर हमको n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकाल के अरेंज करना है। तो n हेयर इट इज 9, n बराबर 9 और p बराबर 4, तो 9p4। सो इट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4 दैट इज 5 मीन्स सेम चीज। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू हुई 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, ये वाली है ना। सो दिस इज नॉट है 72 गुणा 7 छंग 42। सो 72 और 42, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 8 और 4 12, 2 और 8 10, 3024। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7th क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। यानी हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है। किस तरह का, जो 100 से बड़ा हो और 1000 से छोटा हो। मीन्स 101 से लेके 999 तक, लेकिन किन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके। कितने नंबर बन सकते हैं ये क्वेश्चन है। अब ये नंबर कितने हैं जो आपको दिए गए हैं, ये कितनी डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं 1 2 यानी 6 डिजिट्स हैं ये 0 से लेके 5 तक। अब बहुत सिंपल सी चीज ये है कि इफ दिस इज 3 डिजिट नंबर देन दिस पोजीशन कैन नॉट बी हेल्ड बाई 0, या यहां पर 0 नहीं ला सकते आप, क्योंकि जैसे ही आप यहां 0 लाएंगे तो ये जो 3 डिजिट का नंबर है ये 2 डिजिट में रिड्यूस हो जाएगा इसमें। सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली पोजीशन है ये वाली, ये पोजीशन कितने प्रकार से भरी जा सकती है, 5 प्रकार से। इस 6 में से आप 0 को हटा दीजिए इस पोजीशन के लिए, तो ये 5 प्रकार से भरी जा सकती है। अब ये दूसरी वाली पोजीशन ऑफ कोर्स 0 से भी भरी जा सकती है, लेकिन चूंकि हमने इनमें से एक डिजिट उठा ली है तो ये तो बची 4 और एक 0, तो ये भी 5 प्रकार से भरी जा सकती है।
और ये वाली जो डिजिट है, ये शेष 4 डिजिट में से कोई एक डिजिट लेकर भरी जा सकती है। सो इट इज 100। सो द आंसर इज 100। 8वां क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे परमुटेशन का। तो हमें यहां पर n की वैल्यू निकालनी है सच दैट np5 इट इज इक्वल टू 42 इंटू np3, करेक्ट। सो दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-5। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए जानबूझकर लिया है, इसलिए लिया है कि आपको इससे आइडिया मिलेगा कि परमुटेशन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3, सिंपल। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर फैक्टोरियल n-3 इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n-5। सो n-3 का फैक्टोरियल की वैल्यू हुई n-3 बाहर इंटू n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5 एंड इट इज इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n-5। ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। सो दिस इज n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 42। अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करता हूं, n-3 इंटू n-4 यानी कि समथिंग लाइक दिस, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42। सो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। सो इट इज n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। 10 और 3 मैंने इसलिए लिया क्योंकि माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 7 और इनकी गुणा माइनस 30। सो दिस इज n इंटू n माइनस 10 प्लस 3 इंटू n माइनस 10 बराबर 0, मीन्स n प्लस 3 इंटू n माइनस 10 बराबर 0, मीन्स n इक्वल टू माइनस 3 और 10। तो माइनस 3 तो किसी काम का नहीं है क्योंकि n हैज गॉट टू बी पॉजिटिव। सो n बराबर 10 इज द आंसर। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कहने का कि इतना लंबा CSAT के पेपर में या कैट पेपर में जिसमें टाइम बड़ा इसेंस होता है, क्यों करें हम इतना लंबा। अब आप यहीं से देखिए, यानी कि 42 ऐसे दो नंबर से मिलकर बना है जो कॉन्सिक्यूटिव है, n-3 n-4। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब 42 दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से हैं जिनकी गुणा से 42 आता है? तो ऑफ कोर्स ये आता है 7 गुणा 6 से, करेक्ट। सो n-3 इक्वल टू 7, तो n इक्वल इमीडिएटली 10, तो 10-3 इक्वल टू 7 एंड 10-4 इक्वल टू 6। तो 10 n इक्वल टू 10 यहां से एक लाइन में आ गया। मैंने इसमें क्या देखा, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। मैंने इसमें यह देखा कि ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर की गुणा है, n-3 n-4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और प्रोडक्ट का रिजल्ट है 42। तो 42 के फैक्टर्स हमको देखने हैं इस तरह के जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो, तो 6 और 7 या 7 और 6, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां से n की वैल्यू वर्कआउट करना। तो यहां देखते हैं परमुटेशन ऑफ n, यानी कि ये लिखा हुआ है np4 अपॉन n-1 p4 इक्वल टू 5/3। एक क्वालिटी ये भी ध्यान रखिए, इसने लिख भी दिया है कि जब हम npr की बात करते हैं तो n या तो बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा r से। तो यहां एक्सक्लूसिवली ग्रेटर देन 4 दिया गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। सो इट इज 3 इंटू np4 इक्वल टू 5 इंटू n-1 p4। सो दिस इज 3 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन ये 4 है, n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 minus 4. This is immediately 3 into n into factorial n minus 1. This is n into n minus 1 factorial upon, अभी मैं आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं यहां पर, नहीं तो मैं इसको सीधे कर देता क्योंकि मैं यहां पर राइट साइड में मैं देख पा रहा हूं
कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n-5 बन रहा है। तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने का मतलब ये था कि मैं सीधे इसको इस तरह से लिख लेता 3 इंटू n, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, अपॉन n-4 में बाहर लेता और फैक्टोरियल n-5 अंदर, इक्वल टू 5 अपॉन फैक्टोरियल n-5। सो n-5 फैक्टोरियल से n-5 कट गया, सो इट इज 3n इक्वल टू 5 इंटू n-4, और हमको दिया हुआ है कि n इज ग्रेटर देन 4, सो दिस इज पॉजिटिव। ठीक, मतलब हम ठीक कर रहे हैं काम को। सो 3n इक्वल टू 5n माइनस 20, सो 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 10। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आया है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 के पेपर में। ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं 4। ओके, 1 2 3 4, यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स, और कलर कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent strips have the same color? दो स्ट्रिप्स में सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत आसान सवाल है। पहली स्ट्रिप पर इन 3 कलर में से कोई सा भी एक कलर लिया जा सकता है, मतलब यहां पर हमारे सामने 3 कलर मौजूद हैं। सपोज हमने यहां रेड ले लिया आपको समझाने के लिए, तो ऑब्वियसली इस जगह रेड नहीं आ सकता, और रेड के अलावा बाकी 2 कलर कोई से भी आ सकते हैं। सपोज यहां पर ग्रीन आ गया, तो इस जगह ग्रीन नहीं आ सकता, और ग्रीन के अलावा कोई से भी 2 कलर आ सकते हैं। सिमिलर इज द सिचुएशन हेयर। तो हमारा आंसर हुआ 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 20 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन इफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ए एंड बी आर नेवर टुगेदर। इसका बहुत सरल तरीका यह है कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये हो सकता है कि यहाँ परमुटेशन क्यों लगेंगे, यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगेगा। उसका बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि दे आर बीइंग अरेंज्ड, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जहां पर भी अरेंजमेंट होगा वहां परमुटेशन लगेगा। ओके, मतलब इनका एक ऑर्डर है, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट एंड सो ऑन सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हुए ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 20। अब ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं, हम इनको एक साथ क्लब कर लेते हैं, मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें ये दोनों साथ रहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम इनको अब एक ही स्टूडेंट मानते हैं, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 20 माइनस 2, ये 2 निकल गए और इनको हमने 1 बना लिया, तो ये हो गए 19। तो तब इस दशा में नंबर ऑफ परमुटेशन हुए, नंबर ऑफ परमुटेशंस बराबर फैक्टोरियल 19। करेक्ट। लेकिन ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, ये भी 2 प्रकार से रखे जा सकते हैं, ए बी एंड बी ए, अर्थात फैक्टोरियल 2 टाइप्स। तो नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे हमारे, जब स्टूडेंट्स ए और बी को साथ रखा जाता है, फैक्टोरियल 19 गुणा फैक्टोरियल 2, अर्थात 2 फैक्टोरियल 19। तो टोटल जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन हुआ परम्यूटेशन ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन माइनस उस फैक्टोरियल की संख्या, उस परम्यूटेशन की संख्या जब दोनों साथ हैं। तो ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 19 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर अच्छा बचा 20 इसलिए बचा, मैं समझा देता हूं, बिकॉज फैक्टोरियल 20 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल 19, है ना। सो यहां बचा 20, यहां बचा 2, so it is 18 factorial
19। ओके, क्वेश्चन 11 देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। तो हमें जो शब्द दिया गया है वो है ऑर्डिनेट। इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 और 4 8। तो वोवेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेस, तो वोवेल्स कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली ओ, आई, ए, ई। और इसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब नो रिपीटिशन। अब ये 8 प्लेसेस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हुई? तो ये हुई, ये हुई, ये हुई और ये हुई। करेक्ट। तो ये हुई फैक्टोरियल 4 मीन्स 24। करेक्ट। अब बात करते हैं बाकी प्लेसेस की, मतलब इसके नंबर ऑफ परमुटेशन जो हुए वो 24 हुए इस केस में। इस केस में जब हमने वॉवल्स को ऑड प्लेसेस पर रखा। अब रिमेनिंग प्लेसेस की बात करते हैं। ये हैं हमारे पास 4, कौन कौन सी? ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस। एंड ऑफ कोर्स ये अपने आप में फैक्टोरियल 4 प्रकार से भरी जा सकती हैं, अगेन 24। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करते हुए जो आपको सबसे शुरुआत में बताया था, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ये हुआ 24 गुणा 24, ये वाला 24 और ये वाला 24। सो इट इज 576 आंसर। सो दैट वाज वंस अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशंस। ओके, अब हमने 11 क्वेश्चन परम्यूटेशंस पर किए हैं। इस क्लास में अब हम 9 क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉम्बिनेशन समझेंगे। तो कॉम्बिनेशंस का पहले बेसिक समझते हैं कि कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला कैसे बनता है, और 9 क्वेश्चंस करते हैं फिर कॉम्बिनेशंस पे। तो अब कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम अपनी पुरानी उसी स्लाइड पर आते हैं जिस पे हमने काम किया था इस क्लास की शुरुआत में। और यहां पर आपने उस समय ये समझा था कि अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स थे, से ए बी सी डी, और हमें इसमें से दो ऑब्जेक्ट्स निकाल के परमुटेशंस बनाने थे, तो ये बन रहे थे एनपीआर के आधार पर। ऑफ कोर्स 4c2 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। सो 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर 12, और वो 12 ये रहे। इसी जगह आपने ये भी समझा था कि अगर हम यहां इन 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को उठाकर अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 6, ये ठीक। और वो इसलिए बनेंगे क्योंकि ए बी वॉज इक्वल टू बी ए सी वॉज इक्वल टू सी एंड सो ऑन ड्यू टू कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ये समझाया था कि इसकी वैल्यू जो है 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगी, अर्थात 12/2 अर्थात 6। तो 6 हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, शुरुआत में मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर हम इन 4 में से 3 उठाएं, 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, तो इसके जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे वो होंगे 4p3, और दैट शैल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, यानी कि 4 दिया 12 दूनी 24। करेक्ट। और कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? अब कॉम्बिनेशन बनेंगे ऑफ कोर्स 24 अपॉन फैक्टोरियल 3, बिकॉज एबीसी वॉज इक्वल टू बीसीए वॉज इक्वल टू एसीबी एंड सो ऑन। तो ये चूंकि फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, इस क्लास की शुरुआत में समझा चुका हूं मैं। तो ये बनेंगे फैक्टोरियल 3 इसके परमुटेशंस, यानी कि 6, और हम इसको 24/6 करेंगे तो 4 बनेंगे, है ना। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं आगे, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं,
और हमें उसमें से R ऑब्जेक्ट्स निकालकर को पिक करके R पिक्ड अप। अगर हमको परमुटेशंस बनाने हैं तो वो बनेंगे NPR मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन अगर हमको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं यानी कि NCR, सो ऑफ कोर्स इसे ध्यान रखिएगा, सो फैक्टोरियल n एज सच मतलब NPR एज सच, और यहां पर हम और डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल r से। क्यों? क्योंकि हम ये जो r ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं ये अपने आप में फैक्टोरियल r प्रकार से लिखे जा सकते हैं। जैसे यहां पर हम फैक्टोरियल 3 प्रकार से तब लिख रहे थे जब हम ए बी सी डी में से 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी या कोई से भी 3 उठा रहे थे। ओके, तो हमें इससे डिवाइड करना होगा, जैसे हमने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया। तो हमारे लिए एनसीआर का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। करेक्ट? इन अदर वर्ड्स परमुटेशन, कौन सा परमुटेशन? जब आप n में से r ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं, इट इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन, जब आप n में से r को उठाते हैं ऑब्जेक्ट्स में, गुणा फैक्टोरियल r। सिंपल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे सामने जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन वर्कआउट करने का फॉर्मूला वो है ये। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। Okay, now let us see this 12th question. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. So total persons जिनसे कमेटी बननी है, जिनमें से कमेटी बननी है 5 और कमेटी बननी है 3 की। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन। उसका कारण ये है कि ये जो 3 आदमी कमेटी बनाने के लिए हमको चुनने हैं, ये सेलेक्ट करने हैं, अरेंजमेंट नहीं है। मतलब अगर हमारे सामने 5 नाम हैं जिसमें 3 महिलाओं के नाम है और 2 पुरुष के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो 3 नाम चुने जा रहे हैं उसमें से कौन सा पहले लिया जाएगा। ओके, यू गॉट इट? सो दिस इज ए सिलेक्शन। सो 5C3 इज द आंसर। सो इट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बिकॉज NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। करेक्ट? सो दिस इज 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 गुणा 1 गुणा 2। सो दिस इज ऑफ कोर्स 10। सो 10 इज द आंसर। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन। नाउ 1 मैन कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 2 मैन इन 2C1 प्रकार से सिलेक्शन हो रहा है ना, इसलिए। सो इट इज ऑफ कोर्स 2 अपॉन 1, सो इट इज 2। एक चीज और ध्यान रखिए, NC1 इक्वल टू n, सिमिलरली NCn माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले से NCn माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू n। करेक्ट? 3 वीमेन में से हमको 2 वीमेन चुननी है, सो 3C2 प्रकार से चुनी जा सकती हैं। सो इट इज 3C1 एंड ऑफ कोर्स इट इज 3, सो दिस इज 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन देखते हैं, 13वां सवाल। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक बंडल है, पैक है, उसमें से 4 कार्ड्स खींचने हैं। वो कोई से भी हो सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कार्ड उन 4 कार्ड्स जो खींचे गए उसमें ऊपर है, नीचे है, सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड नंबर पर है, एंड सो ऑन। सो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। और 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स 52C4 प्रकार से खींचे जा सकते हैं। सो दिस इज 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। Why? Because
it is factorial 52 upon factorial 4 into factorial 48. So it is 52 into 51 into 50 into 49 into factorial 48 upon 4 into 3 into 2 into 1 into factorial 48 और ये कट गया, ठीक। सो नाउ दिस इज 52 4 से 13 टाइम्स कटेगा, 51 3 से 17 बार, 50 2 से 25 बार और 49। सो इट इज 17 तिया 51, 5 17 एकम 17 और 5 22 गुणा 25 गुणा 49, 25 नंबर 225, 22 हासिल, 25 चौका 100 और 122। तो हमें एक 1225 की गुणा करनी है 221 से। सो इट इज 5 2 12 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एंड वंस अगेन 2450 करेक्ट। सो इट इज 5 2 5 और 2 7, 5 4 9 और 1 10, 5 और 2 7 2। सो इट इज 270725 answer. Now the next part of the question is, in how many of these four cards are of the same suit? 4 cards same suit से हैं, तो obviously there are 4 suits और ये हैं spade, heart, diamond, clubs, correct? क्योंकि एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, तो 13 में से 4 कार्ड 13 C4 प्रकार से निकाले जा सकते हैं, बट देयर आर 4 सूट्स, सो इट इज द आंसर। सो इट इज 4 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 से 4 कटा, 3 दूनी 6 दूनी 12, सो इट इज 13 गुणा 2 गुणा 110, करेक्ट। तो 13 दूनी 26 गुणा 110, सो इट इज 11 छंग 66, 11 दूनी 22 और 6 28, 2860। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब यहां पर आपका एक सवाल हो सकता है कि मैंने इसको 4 से गुणा क्यों किया 13 C4 को। बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि जब हमको एक ही सूट से 4 कार्ड लेने हैं, तो या तो चारों कार्ड यहां से हो सकते हैं, या चारों कार्ड यहां से हो सकते हैं, या चारों कार्ड यहां से हो सकते हैं, या चारों कार्ड यहां से हो सकते हैं। तो इस प्रकार इन 4 सूट से 4 कार्ड्स निकालना आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो होगा 13C4 प्लस 13C4। मतलब ये हमने स्पेड से 4 कार्ड्स निकाले, स्पेड के 13 पत्तों से, फिर ये हार्ट के 13 पत्तों में से 4 कार्ड निकाले गए, फिर डायमंड के 13 कार्ड्स में से हम 4 कार्ड्स निकाल सकते हैं, और फिर हम क्लब के 13 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स निकाल सकते हैं। लेकिन या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बट दिस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 4 इंटू 13C4, इसलिए 4 से गुणा किया गया। ओके, आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। तो इसका मतलब यह है कि जो 4 सूट्स हैं हमारे पास, डायमंड, क्लब्स, हार्ट और स्पेड, इन सब से एक एक कार्ड लिया जाना है। मतलब इस तरह से सिलेक्शन करना है कि प्रत्येक सूट से एक एक कार्ड आए। तो ऑफ कोर्स इसमें 13 कार्ड्स हैं इस सूट में, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो इसका मतलब ये है कि 13 में से एक कार्ड निकालना है, गुणा दूसरे वाले सूट में 13 कार्ड है, उसमें से फिर एक कार्ड निकालना है, तीसरे वाले सूट में 13 कार्ड है, उसमें से भी एक कार्ड निकालना है, एंड सिमिलर इज द सिचुएशन विद 4th सूट। सो इट इज 13C1 इक्वल टू 13 13 13 13। सो इट इज 169 इंटू 169, है ना। सो दिस इज 169 169। सो गुणा कर रहे हैं हम लोग। सो 9 नम 81, 8 हासिल, 9 छंग 54 और 8 62, 6 हासिल, 9 एकम 9 और 6 15, 6 नम 54, 5 हासिल, 6 6 36, 5 41, 4 6 एकम 4 और 4 10, और फिर 1 से गुणा हुआ, सो 1 9 1 6 1 एस सच। सो इट इज 1
2 और 4 6, 9 और 1 10 और 5 15, 7 और 1 8, 2 28, 561। सिंपल आंसर। अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है कि ये जो 4 कार्ड्स खींचे गए हैं ये फेस कार्ड्स हों, तो फेस कार्ड्स हमारे पास हैं एक सूट में 3, हिंदी में बोलते हैं गुलाम बेगम बादशाह, है ना। यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, तो कुल मिला के हमारे पास 12 कार्ड्स हैं फेस कार्ड्स। करेक्ट। तो 12 में से 4 कार्ड हमको खींचने हैं कुल मिलाकर, सो इट इज 12C4। सो इट इज, यानी कि ये पार्ट हुआ हमारा थर्ड पार्ट। करेक्ट। और ये पार्ट हुआ हमारा सेकंड पार्ट। सो 12C4 इज 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 तिया 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। सो इट इज 11 गुणा 45। सो 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 5 49। सो इन दिस, सो 495 इज द आंसर। अब हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड्स। सो 2 cards are red and 2 cards are black cards. Obviously कार्ड्स के 52 पत्तों में 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो इन 26 रेड कार्ड्स में से 2 रेड कार्ड्स 26C2 प्रकार से निकाले जा सकते हैं। गुणा इसलिए कि यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रही है, और 26 ब्लैक कार्ड्स में से 2 कार्ड्स 26C2 प्रकार से निकाले जा सकते हैं। ओके, मीन्स दिस इज 26 गुणा 25 अपॉन 1 इंटू 2 स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि ये भी यही वैल्यू है। सो दिस इज 13 गुणा 25 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 25 थी या 75, 25 से कम 25 7 32, 325 स्क्वायर। अब हमें यहाँ 325 स्क्वायर निकालना है। वैसे हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सिंपल टूल जो वैदिक मैथमेटिक्स का टूल कहलाता है उसका इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ। एक ऐसी संख्या जिसमें यूनिट डिजिट 5 उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इस 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और ये वाले जो डिजिट है यानी कि 5 के बाद जो डिजिट हैं उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लीजिए और गुणा कर दीजिए। तो 4 का अगला कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुआ ऑब्वियसली 5, तो 4 पंजे 20। सो 2025 इज द आंसर। करेक्ट। 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 पंजे 25 और 10 और 11 110। सिंपल। अब हमें 325 का स्क्वायर करना है। सो 5 स्क्वायर ऑफ कोर्स 25, और इसमें हम क्या साथ में सबबद्ध करेंगे 32 गुणा 33 को। करेक्ट। सो ये हो गया 25 ऐसा, 32 थी या 96, 9 हासिल 32 थी या 96 और 105। सिंपल। पांचवा पार्ट लेते हैं, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। तो 2 कलर हैं, ऑब्वियसली ब्लैक है और रेड है। तो 4 कार्ड्स आर ब्लैक और 4 कार्ड्स आर रेड। अब यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने एक त्रुटि मेरी तरफ से ये हो गई कि अभी मैं आपको जो एडिशन थ्योरम समझाने जा रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, उसका एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसी क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन का पार्ट 1 था, 4 कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट, जिसको मैंने बाद में फाइनली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इसमें
13C4 में 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं। वहां मैंने एक रेफरेंस लिया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, वहीं पर मुझे आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन हम इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ रहे हैं और एडिशन थ्योरम समझ रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। ओके, इस क्लास की शुरुआत में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी। तो अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में दूसरी थ्योरम एडिशन थ्योरम पढ़ेंगे। एडिशन थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इवेंट्स ऐसी हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है कि जितनी भी इवेंट्स दी गई हैं 2, 3, 4, 5, उसमें से कोई एक ही एग्जिस्ट करे, अर्थात एक इवेंट का होना बाकी इवेंट के होने को डिबार कर दे। सिंपल। तो एडिशन थ्योरम ये कहती है कि हम दो इवेंट्स की बात करेंगे। अगर कोई इवेंट m वेज में हो सकती है, पहली इवेंट, और दूसरी इवेंट n वेज में हो सकती है, तो आइदर ऑफ दीज टू इवेंट्स shall happen in m plus n ways। सिंपल। ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। अब 4 कार्ड्स आर ब्लैक, तो इसके कॉम्बिनेशंस हुए ऑफ कोर्स 26C। 26 कार्ड्स ब्लैक हैं, उसमें से 4 ब्लैक कार्ड्स लेने हैं, और लगने के कारण ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं दोनों, इसलिए एडिशन थ्योरम लगेगी। तो प्लस 4 कार्ड्स आर रेड, तो लाल कार्ड्स भी 26 हैं, उनकी जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो 26C4 होंगे। सो इसका आंसर हुआ 226C4, अर्थात 2 गुणा 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। सिंपल। तो 4 तिया 12 दूनी 24, इस 24 से ये 24 कटा। अब मैं यहां पर 26 दूनी 52 कर सकता था, लेकिन 25 गुणा 23 ना करके मैं क्या कर रहा हूं कि 26 को ऐसे ही लिखा रहने देता हूं और 25 दूनी 50 कर देता हूं, क्योंकि 26 गुणा 5 130 मेरे को मालूम है। तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल कर ली है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए जब आप CAT एग्जाम जैसा कठिन एग्जाम दे रहे हैं। सो 26 गुणा 50 इज 130 और 0 1300 इंटू 23। सो इट इज 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26 और 3 आंसर। ओके, अब इसके बाद 14th क्वेश्चन लेते हैं। So now let's see this 14th question. How many chords can be drawn through 21 points in a circle? बहुत सरल सवाल है। एक कॉर्ड को खींचने के लिए, टू ड्रॉ ए कॉर्ड, you need 2 points on the circumference of a circle. करेक्ट। अब आपके पास 21 पॉइंट है, तो 21 पॉइंट में कोई से भी 2 पॉइंट 21C2 प्रकार से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। सो इट इज 21 गुणा 20 अपॉन 1 इंटू 2। सो इट इज 21 गुणा 10 210। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन 15 इज इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बहुत सरल सवाल है। 5 बॉयज में से 3 बॉयज 5C3 प्रकार से चुने जा सकते हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स 4C3 प्रकार से चुनी जा सकती हैं। तो 5C3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। सिंपल। एंड 4 into 3 is equal to 4. So this is equal to 2 से कटा 40 आ गया आंसर इसका। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So the question is find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5
white balls and 5 blue balls consist of 3 balls of each color. तो 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल 6C3 प्रकार से खींची जा सकती हैं। 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल 5C3 प्रकार से खींची जा सकती हैं और 5 ब्लैक बॉल में से 5 ब्लू बॉल में से 3 बॉल्स 5C3 प्रकार से खींची जा सकती हैं। सो इट इज 6 गुणा 5 गुणा 4 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 गुणा 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2. It is once again 5 into 4 upon 1 into 2. So this is 3 दूनी 6, 6 से 6 कटा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4. So this is 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 गुणा 10 2000. ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये CSAT 2015 का सवाल है. A student has to opt for 2 subjects out of Commerce, Economics, Statistics, Mathematics 1 and Mathematics 2. मतलब 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं और इनमें से 2 को सेलेक्ट करना है, ऑप्ट करना है. लेकिन कंडीशन दी हुई है कि Mathematics 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ Mathematics 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड. तो हमारे सामने 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस बन जाते हैं. तो पहला केस बनता है Mathematics 2, क्योंकि Mathematics 2 सिर्फ Mathematics 1 के साथ ली जा सकती है, तो Mathematics 2 एंड Mathematics 1. एक केस तो हमारे सामने ये बन गया. दूसरा केस हमारे सामने ये बन जाता है कि टेक 2 सब्जेक्ट्स या ऑप्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम 4 सब्जेक्ट्स. आप Mathematics 2 को छोड़ दो क्योंकि Mathematics 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ Mathematics 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड. तो इस 4 सब्जेक्ट्स में कौन सी शामिल नहीं है? इसमें मैथ्स 2 शामिल नहीं है. करेक्ट. अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, या तो पहले की तरह से होगा या दूसरी तरह से होगा. तो इसलिए यहां पर हमारी एडिशन थ्योरम लगेगी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से. तो आंसर हुआ इसका. इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल. Mathematics 2 एंड Mathematics 1 इज ऑप्टेड. तो ये तो एक ही इवेंट हुई, सिर्फ एक ही तरीके से सिलेक्शन हो सकता है ये वाला, और एडिशन थ्योरम के कारण प्लस लगेगा. अब ये जो दूसरी इवेंट है, टेक 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम 4, तो ये 4C2 प्रकार से हो सकता है. सो इट इज 1 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 1 गुणा 2. सो इट इज 1 प्लस 6 इक्वल टू 7. आंसर. ओके, आसान सवाल था ये 2015 का. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 18th क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन 2022 CSAT का है. हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट, 2 कंडीशन दी गई हैं. ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो अगर हमारे पास ये नंबर है, करेक्ट, तो यहां पर तो हर हालत में 5 आएगा क्योंकि तभी इस कंडीशन की पूर्ति होगी. और हमें कौन कौन से नंबर लेने होंगे, यानी कि इनपुट नंबर इन 3 के लिए 1, 3, 5, 7, 9, बिकॉज ही इज सेइंग ईच डिजिट इज ऑड. तो इन्हीं 5 में से नंबर डिजिट लेकर हमको नंबर बनाना है. तो जो यूनिट डिजिट है दैट हैज बीन रिजर्व फॉर 5. करेक्ट. अब ये वाली जो डिजिट है, ऑफ कोर्स ये 5 तो हमारी रिजर्व हो गई इसके लिए, तो हमारे पास 4 नंबर बचे. तो ऑफ कोर्स ये वाली पोजीशन जो है वो 4 प्रकार से ली जा सकती है. इट इज आइदर 1 और 3 और 7 और 9. करेक्ट. अब यहां के लिए हमारे पास 3 नंबर बचे, तो ये 3 प्रकार से ली जा सकती है और ये एक ही प्रकार से लिया जा सकता है, दैट इज 5. तो आंसर हुआ इसका 4 गुणा 3 गुणा 1 मीन्स 12. तो ये भी एक आसान सवाल था 2022 का CSAT का. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अब आप 19वां सवाल देखिए. द लेटर्स A, B, C, D and E आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A and D. हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? 2022 CSAT का सवाल है. तो इसमें भी 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज होंगे नंबर के प्लेसमेंट पे. सपोज ये हमारा 5 डिजिट का नंबर है, तो A और E के बीच में एग्जैक्टली 2 नंबर होने हैं. तो एक तरीका तो ये है कि A यहां आए
और E यहाँ है, करेक्ट। एक दूसरा तरीका और होगा जिसमें A यहाँ आए और E यहाँ आए। तो चूंकि ये इवेंट यानी कि ये इवेंट 1 नंबर हुई, ये इवेंट 2 नंबर हुई, तो ये दोनों इवेंट हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमारा जो परिणाम होगा वो इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस प्लस इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से प्राप्त होगा, करेक्ट। तो अब पहली इवेंट के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये वाली पोजीशन ऑफ कोर्स जो हमारे पास अब 3 लेटर बचे, 5 लेटर हमको दिए गए हैं ए बी सी डी, तो ये 3 बचे, तो ये 3 तरह से ये वाली जगह भरी जा सकती है। ऑफ कोर्स ये वाली जगह 2 प्रकार से भरी जा सकती है और फिर फाइनली ये वाली जगह 1 प्रकार से भरी जा सकती है। सो इट इज 6, बट इसको ध्यान रखना, आप भूल ना जाना कि ए और ई भी अपने आप में रिप्लेस किए जा सकते हैं ई और ए से, मतलब ए की जगह ई आ सकता है और ई की जगह ए आ सकता है। तो हम इसके कारण 2 से 6 को गुणा करेंगे, सो इट इज 12। अब इधर आते हैं, ये वाली जगह 3 प्रकार से भरी जा सकती है, करेक्ट। ये वाली जगह 2 प्रकार से भरी जा सकती है और फिर ये वाली जगह 1 प्रकार से भरी जा सकती है। सो इट इज 6। लेकिन दिस ए एंड दिस ई एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ई की जगह ए आ जाए, ए की जगह ई आ जाए। तो हमें इनके रिप्लेसमेंट के कारण 2 से गुणा करना है 6 को, सो इट इज 2 × 12। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 12 + 12 = 24। तो ये भी बहुत आसान सवाल था CACT 2022 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, और वो भी CACT से लेंगे। सो ABC आर 3 places such that there are 3 different roads from A to B. So this is A। अब यहां से B के लिए 3 रोड्स हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये B के लिए 3 रोड्स हो गई और B से C के लिए 4 डिफरेंट रोड्स हैं। तो 1, 2, 3 और एक चौथी और निकाल देते हैं, तो C के लिए 4 सड़क हो गई। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ऑफ कोर्स 3 सड़क ये हैं, 4 सड़क ये हैं, तो 3 × 4 यानी कि 12 तरीके हैं किसी भी आदमी के लिए A से लेके C तक पहुंचने के लिए। या और ध्यान रखिएगा, अब ये जो दूसरी इवेंट बन रही है ये इस इवेंट की तुलना में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। वो ये कह रहा है कि डिफरेंट वेज A से C के 3 अलग हैं, यानी कि यहां से जाने के एक तरीका, दूसरा तरीका और एक तीसरा तरीका, 3 तरीके। तो ये 3 तरीके अलग हैं, तो या तो आदमी ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, सिंपल। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ। तो हमारा आंसर हुआ 12 + 3, क्योंकि हमारी यहाँ एडिशन थ्योरम लगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। सो इट इज 12 और 3 15 आंसर है इस क्वेश्चन का। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन पे, और उसमें खास तौर पर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ क्वेश्चन देख के ये कैसे मालूम करें कि यहाँ पर परम्यूटेशन लगेगा अथवा कॉम्बिनेशन लगेगा। कुछ शॉर्टकट्स मैंने समझाए हैं इस 20 क्वेश्चन को करते समय। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें कोई और टॉपिक लेंगे। हालांकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर एक मॉक टेस्ट मैं अभी और लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।